तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं टेल्स ऑफ हर्डिंग गॉड्स के पार्ट 77 को। ये नोवेल एक्सप्लेनेशन इसके पहले वाले पार्ट्स हमने पूरे देकर रखे हुए हैं डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप लिंक पर क्लिक करिए और प्लेलिस्ट पर पहुंचकर सारे पार्ट्स देख सकते हैं। ये जो टेल्स ऑफ हर्डिंग गॉड्स रहती है ये बस शुरुआत ही भर हो रही है। अभी आगे चलकर तो इसमें गॉड्स से फाइट होने वाली है जो कि बहुत टेरिफाइंग होते हैं। अभी यहाँ पर जो इंपीरियल प्रीसेप्टर वगैरह दिख रही है असल में कुछ है ही नहीं। ये नोवेल बहुत बड़ी है और अभी तो बस इसका 10% पार्ट ही कवर हमने किया है अभी तक। इसे सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि अभी तो बस शुरुआत ही हो रही है और आगे बहुत मजे आने वाले हैं, क्योंकि हम रोज नोवेल एक्सप्लेनेशन की वीडियोस डालने वाले हैं यहाँ पर। अर्ली एक्सेस के लिए मेंबरशिप भी ले सकते हैं। पहले तक हम लोगों ने देख लिया था कि जो एम्परर के रिफॉर्म्स रहते हैं उनकी वजह से सब जगह तबाही आ रही थी। इसलिए जो ओल्डर लाए रहते हैं और जो डाउ मास्टर रहते हैं वो सोच रहे थे कि वो एम्परर यान फैंग को खत्म कर दे, जिससे कि ये रिफॉर्म्स रुक जाएं और जो गॉड रहते हैं वो गुस्सा ना हो, जिससे कि इस दुनिया को तबाह ना करें वो। लेकिन फिर भी वो सोचते हैं कि एक बार वो एम्परर यान फैंग से बात करें। तो जल्दी से शुरू करते हैं। बेजाउ प्रीफेक्चर में एम्परर यान फैंग एक कोल्ड डिजास्टर से भरी हुई सिटी में चल रहे थे अपनी सिविल और मिलिट्री ऑफिशियल्स के साथ में। जो गलियां रहती हैं वो भूखे लोगों से भरी हुई थी जो कि लाइन में खड़े हुए थे कुछ खाने के लिए। अब वो इस तरीके से नहीं दिखा रहे थे कि एक बहुत बड़े राजा हैं, बल्कि एम्परर तो खुद सामने आ रहे थे और सबको खाना दे रहे थे। जिस टाइम पर एक जो काम करने वाला होता है वो उनके सामने घुटने टेकने की कोशिश करता है तो यान फिंग उसको रोक देते हैं और कहते हैं कि फ्रीजिंग कंडीशन में कोई भी फॉर्मेलिटीज़ देने की ज़रूरत नहीं है। अब पॉरिज को देते टाइम, बर्न्स को देते टाइम और सब्जियों को देते टाइम एम्परर यान फैंग कस के बोलते हैं जिससे कि ऑफिशियल्स और लोग उनको सुन सकें। काफ़ी सारे जो क्रिटिक्स रहते हैं वो उनको ब्लेम कर रहे थे एम्पायर में जो रिफॉर्म्स आते हैं उसकी वजह से डिजास्टर और सफरिंग आ रही है। कि जो लाइफ रहती है वो पहले अच्छी थी। यान फैंग गुस्से में आकर कहते हैं कि ये बस एक झूठा विश्वास है और कुछ भी नहीं है। अपने पॉइंट को प्रूव करने के लिए अपने मिनिस्टर से पूछते हैं एग्रीकल्चर के कि बताओ कि रिफॉर्म से पहले कैसी लाइफ थी। मिनिस्टर एक हार्श रियलिटी को बताते हैं कि पास में ज़्यादातर जो लैंड था वो पावरफुल फैमिलीज के पास में था, मोनास्ट्रीज के पास में था और जो डाउइस्ट टेम्पल्स रहते हैं उनके पास में था। फार्मर्स जो रहते हैं, किसान जो रहते हैं, उनके पास में कुछ था ही नहीं असल में। जो फैमिली रहती है 7 या 8 लोगों की, उनको बहुत बड़े एरिया पर काम करना पड़ता था, लेकिन फिर भी वो सिर्फ जिंदा रहने भर के लिए भी स्ट्रगल करते थे। पूरे 1 साल की मेहनत के बाद भी उनके पास बस इतना ही खाना होता था कि वो अपने पेट को जैसे करके भर सकें। जो मीट रहता है उसको खाना तो उन लोग के लिए बहुत रेयर चीज़ थी। और डिज़ास्टर के टाइम पर काफ़ी सारे एल्डर्स तो यहाँ तक कि मरना पसंद करते थे जिससे कि वो अपनी फैमिलीज के ऊपर बोझ ना बने। उसी दौरान जो पावरफुल लोग रहते हैं उनके पास तो सब कुछ था। उसके बाद मिनिस्टर बताते हैं रिफॉर्म के बाद क्या बदल गया, जो कि इंपीरियल प्रीसेप्टर लाए एम्परर यान फैंग के अंडर में जो ज़मीनें रहती हैं उनको वापस ले लिया गया पावरफुल फैमिलीज से और उनको किसानों को दे दिया गया। जो मार्शल आर्टिस्ट रहते हैं, जो कल्टीवेटर्स रहते हैं, वो हेल्प कर रहे हैं एग्रीकल्चर में जिससे कि वो बारिश को रोक सकें जिस टाइम पर बाढ़ आती है और जिस टाइम में पानी की ज़रूरत है उस टाइम पर वो बारिश को करवा सकें। इसकी वजह से क्रॉप प्रोडक्शन रहता है वो बढ़ गया। 330 पाउंड जो अनाज उगता था 6 एरियाज में लैंड किया वो 820 पाउंड पे पहुंच चुका है। किसान रहते हैं फाइनली जाकर एक अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं। लेकिन फिर भी एम्परर पूछते हैं एक डिफिकल्ट क्वेश्चन कि जो रिफॉर्म्स रहते हैं अगर वो इतना सक्सेसफुल हैं तो फिर जो लोग रहते हैं इतना डिजास्टर में क्यों स्टॉप कर रहे हैं। मिनिस्टर इसका जवाब देने में थोड़ा हेजिटेट करते हैं। पॉपुलेशन बढ़ चुकी है, जंग रहती है, उसमें बहुत ज़्यादा अनाज चाहिए होता है और काफ़ी सारे लाइव स्टॉक्स भी चाहिए होते हैं जिनको ही घास फूस देनी होती है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जो इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज रहती हैं, सेक्ट्स रहते हैं और जो टेम्पल रहता है वो फिर से जो फार्म लैंड रहता है उसको लेने की कोशिश कर रहा है। वो ग्रेन सप्लाई को कंट्रोल करते हैं और लोगों की हेल्प ही नहीं करते हैं जिस टाइम पे परेशानी आती है उस टाइम पर। ये चीज़ सुनकर एम्परर यान फैंग जो रहते हैं उनको गुस्सा आ जाता है। वो कहते हैं कि जो सेक्ट्स रहते हैं, जो रिलीजियस पावर्स रहती हैं, इतने बड़े बड़े लोग वो कितनी ज़्यादा और उनकी ज़िंदगी भी कितनी ज़्यादा अच्छी है, वहीं जो किसान रहते हैं वो कितना तो सफ़र कर रहे हैं। पास में ये जो सेक्ट्स रहते हैं उन्होंने डिजास्टर्स तक को बनाया था जिससे कि वो लोगों को कंट्रोल कर सकें और रेबेलियन को कंट्रोल कर सकें। लेकिन कुछ भी गुनाह रिफॉर्म्स की वजह से जो लोग रहते हैं उनके पास में कुछ स्किल्स भी आ गई हैं जिसकी वजह से वो सेक्ट्स रहते हैं वो और ज़्यादा गुस्से में आते जा रहे थे और रिबेल कर गए थे। एम्परर चेतावनी देते अपने ऑफिशियल्स को सबसे ज़्यादा ऑनेस्ट लीडर चाहिए जो कि फार्मर्स को, मर्चेंट्स को और आर्टिसंस को सर्व कर सकें, ना कि कोई घमंड से भरे हुए स्कॉलर्स या सेक्ट मेंबर्स जो इनको लगता है कि वो बहुत ज़्यादा सुपीरियर है। जल्दी ही 2 मिस्टीरियस फिगर्स उनके सामने आते हैं। एक हाई मॉन्ग था जिसका नाम था रोलाय और एक ओल्ड डाउ मास्टर थे
वो कामली खाते हैं एम्पर के साथ में और फिशेस के साथ में। बाद में डाउ मास्टर यानफेंग को एक स्क्रोल देते हैं, इसको बुलाता है फाउंडिंग एम्पर कैलामिटी क्लासिक, और कहते हैं कि जो डेंजर्स है वो कितने ज़्यादा खतरनाक हैं इन रिफॉर्म्स के। उसको पढ़ने के बाद एम्पर यानफेंग को याद आती है एक चाइल्डहुड के इवेंट के बारे में, किस तरीके जो सैक रहता है उसने एक पूरी देश को कर दिया था डिस्ट्रॉय लाइटनिंग की हेल्प से, क्योंकि जो लोग रहते हैं वो ज़्यादा अच्छे थे, उनको ट्रिब्यूट नहीं दे पाए थे। उस मेमोरी की वजह से उनका डिटर्मिनेशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ था काफ़ी टाइम पहले ही। फाइनली वो डिक्लेयर करते हैं कि अगर गॉड्स या फिर सैक्स जो रहते हैं लोगों को थ्रेटन कर रहे हैं तो वो उनको भी यहाँ से निकाल देगा। डाउ मास्टर को रियलाइज़ होता है कि वो उसके दिमाग को चेंज नहीं कर सकते हैं। सैडली वो कहते हैं कि एक सॉल्यूशन बस यही बचा है कि एम्पर को ख़त्म ही करना पड़ेगा। एकदम से काफ़ी सारे जो पावरफुल कल्टिवेटर्स रहते हैं यानफेंग को सराउंड कर लेते हैं और अपने स्मॉल ग्रुप के साथ में इतने सारे एनिमीज को फेस करने की वजह से एम्पर यानफेंग हंसते हैं कामली। उनको रियलाइज़ होता है कि जो सैक्स रहते हैं उन्होंने चूज़ किया है कि वो उसके रूल को एंड कर देंगे। टेंशंस राइज होती आ रही थी क्योंकि जो रिलीजियस पावर्स रहती हैं वो तैयार हो जाती हैं एम्पर को उनकी मौत तक पहुंचाने के लिए। लेकिन ये तो बस शुरुआत भर है, अभी तो बहुत मजे आने वाले हैं। बैटलफील्ड जो रहती है वो बहुत ज़्यादा टेंस हो जाती है क्योंकि जो एम्पर यानफेंग रहते हैं वो सबसे ज़्यादा 2 पावरफुल फिगर्स का सामना करने वाले थे, रुलाई और डाउ मास्टर। दोनों के दोनों जो एल्डर्स रहते हैं वो लेजेंडरी टैलेंट्स माने जाते हैं प्रीवियस जनरेशन के। अगर जो पाथ रहता गॉडहुड का वो टूटा हुआ नहीं होता तो वो ऑलरेडी हेवन तक पहुंच चुके होते और अभी ट्रू बुद्धा से फिर गॉड्स बन चुके होते। हालांकि जो एम्पर यानफेंग रहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा छोटे उनके कंपेरिजन में और उनके पास में कम एक्सपीरियंस है, लेकिन फिर भी वो भी असल में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर है इस दुनिया के। उन्होंने इटर्नल पीस एम्पायर को रूल करा है और कल्टिवेट करा है इंपीरियल सिटी में, इसलिए उनके पास है पावर है 9 ड्रैगन बीन्स की। इसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा स्पीड में ट्रेन कर पाते थे और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए थे। लेकिन कुछ भी क्यों ना हो वो भी इन दोनों को एक साथ तो नहीं हरा सकते हैं। 2 ओल्ड मास्टर्स हैं तो उनको ये बात पता थी। इंडिविजुअली तो वो उनको नहीं रोक सकते थे भागने से, लेकिन अगर वो एक साथ काम करें तो एम्पर यानफेंग नहीं बच पाएंगे। बैटल शुरू हो जाती है, लाइटिंग जो रहती है आसमान में एक्सप्लोड होती है। इस टाइम पर एम्पर यानफेंग अनलीश करते हैं अपनी 9 ड्रैगन्स मोनार्क टेक्निक को। 9 जो मैसिव ड्रैगन रहते हैं वो आसमान में रोर करते हैं और अटैक कर देते हैं एनिमीज के ऊपर। रुलाई कामली अपनी गोल्डन आर्म्स को उठाता है और जो गोल्डन लाइट रहती है वो उसमें से निकलने लगती है, जिससे कि 20 हेवनली दुनियाएं बन जाती है जो कि कोलाइड होती है ड्रैगन पावर के साथ में। उसी दौरान डाउ मास्टर रिलीज करते हैं अपने डाउ सॉर्ड को, जो कि एक मिस्टीरियस टेक्निक है जो कि रिफ्लेक्ट कर रही थी लॉस को हेवन और अर्थ के। उनकी जो सॉर्ड के मूव रहते हैं वो परफेक्ट रिदम में थे, जो कि आराम से स्पेस को स्लाइस करते हुए चले आ रहे थे एक अनस्टॉपेबल पावर के साथ में। जो 3 जायंट्स रहते हैं वो क्लैश होते हैं वॉलेंटली। जो पहाड़ रहते हैं मान के लोग पूरे हिले जा रहे थे अटैक की वजह से। अब जैसे ही फाइट जो थी पीक पर पहुंचती है 2 स्ट्रेंज फिगर्स एकदम से अपीयर होते हैं जो कि थे ब्लाइंड और मा वैंगशन। वो हेल्प करने की बजाय पूछते हैं स्ट्रेंज क्वेश्चन कि वो एक सुंदर सी लड़की को ढूंढ रहे हैं जो कि हेवनली डेविल कर से भाग गई है। ब्लाइंड पूछता रहता है लगातार कि यहाँ पर बहुत सारा डेंजर है क्योंकि उनके दिल के अंदर डिक डीमन रहता है, लेकिन किसी ने भी उनको देखा नहीं है। अब ये चीज़ कंफर्म करने के बाद कि वो यहाँ पर नहीं है वो दोनों यहाँ से चले जाते हैं। फाइटर शॉक रह गए थे कि वो कितने ज़्यादा कैजुअली आए और इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट बैटल को उन्होंने ऐसे ही इग्नोर कर दिया। अब इंटरप्शन चला गया तो इसलिए बैटल जो रहती है और ज़्यादा टेरिफाइंग हो जाती है। डाउ मास्टर की जो शॉर्ट टेक्निक्स रहती है वो एक वॉलेट स्टॉर्म की तरह उनके ऊपर आकर घलती है। रुलाई की गोल्डन बाउल जो रहता है प्रेस होता है 20 हेवन्स के वजन के साथ में। एम्पर यानफेंग फाइट करते हैं इनक्रेडिबल स्किल के साथ में, अपनी काउंटलेस डिवाइन टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं, स्वॉर्ड आर्ट्स का, मार्शल स्किल्स का और स्पेल्स का। यहाँ तक जो टेक्निक्स रहती है जो कि नॉर्मली सिर्फ वुमेन करती हैं इस्तेमाल, वो उसको भी इस्तेमाल कर रहे थे। हर एक जो अटैक रहता है वो केपेबल था पूरे पहाड़ों को फाड़ देने के, लेकिन उनकी स्ट्रेंथ भी उन दोनों लेजेंडरी मास्टर्स को नहीं कर पा रही थी ओवरकम। धीमे धीमे करके एम्पर जो रहते हैं कमजोर होने लगते हैं। जो प्रेशर रहता है 20 हेवन्स का वो पूरा क्रश कर रहा था उनको, और जो डाउ मास्टर की स्वॉर्ड रहती है रिपीटेडली ब्रेक कर रही थी उनके डिफेंसेस को। जो खून रहता है उनकी चोटों से निकालने लगता है क्योंकि उनकी एनर्जी पूरी जलती जा रही थी। दूर आई पर कुन अपने ड्रैगन कुलन के ऊपर था, बैटलफील्ड की तरफ आ रहा था। उसको साइंस हो गया था कि यहाँ पर एक टेरिफाइंग फाइट हो रही है और उसको लग रहा था कि वो ऑलरेडी लेट ना हो गया हो। भाई बैटल में डाउ मास्टर और रुलाई जो रहते हैं प्रिपेयर करते हैं फाइनल अटैक को जो कि एम्पर को खत्म कर देगा। एकदम से एक बैम्बू केन जो रहती है स्ट्राइक होती है कहीं से भी, उनको पता भी लग रहा था कि ये कहाँ से आई है। ब्लैंड और जो बैंगशन रहते हैं वो रिटर्न कर गए थे, एक को एक मूव के साथ में ब्लॉक कर देते हैं अटैक को और स्नैच कर लेते हैं एम्पर यानफेंग को।
जिससे पहले कोई भी रिएक्ट कर पाता है। जिस टाइम बेटा सैडल होती है, एम्परर जा चुके थे, रुलायंस सोचता है, परसूट को रुकने की कोशिश करता है। भले यहाँ पर वो बच गए हैं, लेकिन फिर भी जो एम्परर की बॉडी रहती है वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है और जितनी भी पावर रहती है उनकी शैटर हो चुकी है। उनको यकीन था कि यान फेंग कुछ भी नहीं है एक यूजलेस मैन के अलावा। कुछ मोमेंट्स बाद दूर आई पर ब्लाइंड जो रहता है एम्परर की ब्रोकन बॉडी को कुनमू के ऊपर फेंक देता है और कहता है कि वो कॉप्स को वापस ले आया है। जो फेट रहती है एक टाइम पर पावरफुल एम्परर की, वो अब एक बिल्कुल सुई के धागे से मान के चलो लटकी हुई है और मान के चलो सब कुछ अब हाथ में कुनमू के कि वो डॉल को बचा पाता है या नहीं बचा पाता है। इस वाली पार्ट में बस इतना ही। अगले वाले पार्ट के लिए कर लीजिए सब्सक्राइब और कम से कम 10 कमेंट चाहिए हमें और 500 लाइक चाहिए अगले पार्ट के लिए। अभी के लिए बाबा लव यू, टेक केयर।